हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सेट नंबर 24 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमारे यूपीएसआई के मैथ्स के सेट नंबर 1 से 23 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। अगर आपको इस वीडियो के किसी भी सेक्शन पे आपको अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन पे आप लोग अपना इशू रेज कर सकते हैं, या तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का, उस पे जाके अपना इशू रेज कर सकते हैं, और उस ग्रुप की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सोनल को 16 दिनों के सेल्स ड्राइव के दौरान अपने यात्रा खर्चा को पूरा करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उसे अपने प्रवास को और 8 दिन बढ़ाना पड़ा, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 80 रुपये कम हो गया। डेली का 80 रुपये कम हुआ है, डेली का 80 रुपये कम हो गया है, ठीक है। तो पूछा क्या, शुरुआत में उसे कितना भत्ता मंजूर किया गया था। मान लिया कि डेली का उसका खर्चा x रुपये था, और बाद में क्या हुआ है, 80 रुपये से कम हो गया, तो बाद में कितना हो गया, x माइनस 80। अब हम लोग चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। सोनल को 16 दिनों के सेल्स ड्राइव के दौरान अपने यात्रा को खर्च पूरा करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। मतलब डेली का अगर x रुपये दिए गए थे तो 16 दिनों के टोटल कितने हो गए, 16x। ये जो अपना टोटल है इसको बाद वाले टोटल से इक्वल कर देते हैं। बाद में कितना है, हालांकि उसे अपने प्रवास को और 8 दिनों के लिए बढ़ाना पड़ा। अब कितने दिन हो गए, 16 8 24 दिन हो गए। लेकिन अब डेली खर्च कितने का बचा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 80 रुपये से कम हो गया। अब x माइनस 80 बचे हुए हैं, तो x माइनस 80 कर दिया। ये पहले भी अपनी टोटल वैल्यू थी उनके रुपए की, बाद में भी टोटल वैल्यू है उनके टोटल रुपए की, तो अब इसको हम लोगों ने इक्वल कर दिया। तो 16x बराबर कितना आ गया, 24x माइनस, इस पे मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम 16 को यहाँ से कैंसिल कर लें, पहले 8 से कैंसिल करें, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो 2x बराबर 3x माइनस 240 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 240। अब x की वैल्यू हमें 240 मालूम चल गई। मतलब कि जब वो 16 दिनों के लिए सेल्स ड्राइव के पास जो उसके पास रुपया था डेली का, वो 240 रुपये था। तो हमसे पूछा गया शुरुआत में उसे कितना भत्ता मंजूर किया गया था। शुरुआत में उसको 16x का भत्ता मंजूर किया गया था, क्योंकि x तो हमने माना था डेली का खर्चा और 16 दिनों का था, तो 16x उसका टोटल था शुरुआत में। तो हम लोग 16x की वैल्यू निकाल लें, 16 इंटू एक्स की वैल्यू 240 पुट कर दें, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0 4 और 32 6 38, 3840 रुपये। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग। तो अगर हमने एक की x मान ली, दूसरे की y मान ली, तो पहले यहाँ से चेक करते हैं दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग। तो 1/x प्लस 1/y, इतनी लाइन से हमें यह मालूम चल गया। अब क्या पूछा है, उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। उनकी आयु के व्युत्क्रमों का 1/x माइनस 1/y का 9 गुना है इंटू 9 बराबर इतना कर दिया। यहाँ तक की लाइन हो गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि उनकी आयु के गुणनफल का उनकी आयु के योग से अनुपात, मतलब आयु के गुणनफल का x इंटू वाई अपान, क्या बोला, उनकी आयु के योग से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 100/9। अब उनकी आयु निकालना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली वाली को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितनी वैल्यू आएगी, x प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर 9, एक्स वाई नीचे आ गया और ऊपर y माइनस एक्स हो गया, इतनी आ गई वैल्यू। अब x प्लस वाई, ये जो यहाँ पे आया है x प्लस वाई अपान एक्स वाई, ये x प्लस वाई अपान एक्स वाई लिखा है, मतलब उल्टा लिखा है। तो उल्टा की वैल्यू हम लोग 9/100 यहाँ पे पुट कर दें, बराबर हो जाएगा 9, और यहाँ पे y माइनस एक्स लिखा रहने देते हैं और एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, x प्लस वाई नीचे आ जाएगा x प्लस वाई और ऊपर चला जाएगा 9, इतनी आ गई वैल्यू। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया,
100 से 100 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 9y माइनस 9x। अब इसको और सॉल्व करते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10x बराबर 8y। 10x बराबर 8y आ गया, मतलब x अपान वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। इतनी आ गई वैल्यू x अपान वाई की 4/5। अब इसको किसी क्वेश्चन पे रख दें। अगर हम x अपान वाई को 4a या 5a मान लें, तो अब पहली वाले ये दूसरी क्वेश्चन पे हम लोग पुट कर देते हैं। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 20a² अपान पे 9a बराबर 100 अपान 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, a की 5। a की वैल्यू 5 आ गई। अगर a की वैल्यू 5 आ गई तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो उनकी आयु ज्ञात करनी है। तो 5, देखो उनकी आयु का अनुपात क्या था, 4a/5a। a की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 25। y की वैल्यू आ गई 25। अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 का ए। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग वैसा ही सिंपली करते चले जाते हैं और अपना आंसर निकल आ गया 2 इक्वेशन बना के। चलते हैं थर्ड नंबर पे। ए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी इसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम लोग पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। ए बी सी लिख लिया, ए कितने दिनों में, 30 डेज में, बी 36 और सी 45 डेज पे। इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एलसीएम आया 180, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6 की, बी की आ गई 5 और सी की आ गई 4। इतनी आ गई एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए बी और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया है, ठीक है, लेकिन ए पूरा होने के 5 दिन पहले चला गया और बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद। तो अगर इस लाइन को हम लोग नंबर डेज की बनाएं कि कितने दिनों तक किसने काम किया, तो अब हम लोग चेक करते हैं। ए पूरा होने के 5 दिन पहले, मतलब ये 5 दिन पहले ए चला गया है, और बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद, बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद चला गया है। मतलब यहाँ पर तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम किए हैं, कितने दिन तक, 6 दिन तक। इसके बाद बी चला गया है। अब हमारे पास यहाँ से आगे राइट साइड में केवल ए और सी काम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, लेकिन ए पूरा होने के 5 दिन पहले चला गया। तो ए यहाँ तक काम किया होगा, यहाँ तक ए प्लस सी काम कर रहे होंगे, और यहाँ जो लास्ट में बचा यहाँ पर केवल सी काम कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से ए ने भी साथ छोड़ दिया उसका। तो सी ने काम किया, तो सी ने कितने दिन तक, 5 दिनों तक केवल काम किया होगा, क्योंकि 5 दिन पहले ही तो ए ने छोड़कर चला गया है। तो ए और सी बीच में काम किए। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, चेक करते हैं। जैसे बी को पहले हम लोग यहाँ से बी को हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बी हमें मालूम है बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद चला गया। तो बी ने 6 दिन में टोटल कितना काम कर लिया होगा, एफिशिएंसी 5 की है, 30 काम उसने किया होगा। अब अपने पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 180 पे जब 30 घटाएंगे 150। अब 150 यूनिट काम बचा है। अब आगे चेक करते हैं। बी को हमने यहाँ से हटा दिया, बी अब यहाँ से गायब हो गए। ए प्लस सी यहाँ काम कर रहे हैं, ए प्लस सी यहाँ काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ए को हम जबरदस्ती काम करवा दें, ए प्लस सी यहाँ पे भी कर दें। अगर जबरदस्ती काम करवाएंगे तो एक 5 दिनों पहले गया था, तो 5 दिन का काम ए का कितना है, ए का 5 दिन का काम कितना है, ए की इफिशियंसी अच्छा है, और 5 दिनों में 30 काम वह कर देगा। तो प्लस कर देते हैं 30, क्योंकि जबरदस्ती उससे काम करवाया है। अब अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि अब ए प्लस सी यहाँ भी काम कर रहे हैं, ए प्लस सी यहाँ भी काम कर रहे हैं, ए प्लस सी यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग ए प्लस सी की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 180/10। वैल्यू कितनी आ गई, 18 डेज में वह काम कंप्लीट होगा, 3 का डी। तो हम लोग इस नंबर लाइन को जो यहाँ पे बना है, इसका यूज करके बड़ी इजीली समझ सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने किसी को काम करवाया है और किसको जबरदस्ती काम के लिए रोक लिया, ताकि हम लोग ए प्लस सी की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर दें। और बी को पहले ही हटा दिया, क्योंकि वो फिक्स था कि 6 दिनों के बाद काम से हट गया। तो बी का जो 6 दिनों का काम था उसको टोटल वर्क से अपने माइनस कर दिया। तो अपने ए प्लस सी पूरे दिनों के लिए काम कर रहे हैं, जो अपना लास्ट में 18 दिनों तक लगे रहे। तो मतलब 6 5 11, ए प्लस सी 7 दिनों तक लगे रहे होंगे।
तो हम लोगों ने टोटल A+C से डिवाइड करने के लिए ए को जबरदस्ती 5 दिन तक काम करवा लिया, उसको जाने नहीं दिया। तो इससे आ जाता है अपना आंसर 3 का डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। एक दूरी तय करने के लिए एक आदमी को T घंटे लगते हैं, ठीक है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से चलता है तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, लेकिन यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी गति से चलता है तो उसे 6 घंटे अधिक लगते हैं, फिर दूरी बराबर है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग अगर बेसिक से जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो हम लोग इसको एक ट्रिक से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। पहले क्या क्वेश्चन ने बोला, एक दूरी तय करने के लिए एक आदमी को T घंटे लगते हैं। मान लिया उसकी स्पीड यस थी, तब उसे T घंटे लगते थे, ठीक। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से चलता, मतलब S+6 से अगर चलता वह, तो उसे 4 घंटे कम समय लगता, तो उसे T-4 घंटे लगते। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, लेकिन यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी गति से चलता, मतलब S-6 से चलता, तो उसे 6 घंटा अधिक लगते, उसे T+6 टाइम लगता। अब हम लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें चाहिए स्पीड, ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड का रेशियो क्या है, या इसका रेशियो चाहिए। तो हम लोग रेशियो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग अगर अल्फा अपान बीटा को मान लें उनका रेशियो स्पीड का, तो अगर हमें अल्फा अपान बीटा निकालना है तो पहले हम प्लस ये वाली को वैल्यू को लिखते हैं, ऊपर वाली स्पीड की लिख लिया 6, अपान नीचे वाली स्पीड की वैल्यू लिखते हैं, लिख लिया 6 इंटू, अब टाइम की अपोजिट लिखेंगे। टाइम की अपोजिट कितनी आ गई 6, और इसकी कितनी आ गई 4, ये इसको अपोजिट पे लिखते हैं। तो वैल्यू अपनी अल्फा अपान बीटा की कितनी आ गई 3/2। मतलब कि यहाँ पे अगर 3 यूनिट उसकी स्पीड रही होगी तो यहाँ पे 2 यूनिट है, ये मतलब है। तो अल्फा अपान बीटा ये निकालने का प्रक्रिया जो हम लोगों ने की है, इसको आपको बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए कि कैसे हम अल्फा अपान बीटा निकाल सकते हैं उनकी स्पीड का रेशियो। तो ये आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। पहले हम लोग स्पीड लिखते हैं ऊपर वाली, फिर नीचे वाली स्पीड बटे पे करके, इनटू टाइम अपोजिट लिखते हैं कि जो नीचे वाले में टाइम लिखा उसको ऊपर, और जो ऊपर वाले में टाइम लगा उसको नीचे। इससे हमारा अल्फा अपान बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। मतलब कि उसे पहले 3 यूनिट टाइम लग रहा होगा, बाद में 2 यूनिट टाइम लग रहा होगा, ये हमें मालूम चल गया। तो 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से डिफरेंस कितना आया 12 यूनिट, 12 है। 6 और 6 12 डिफरेंस आया ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। 1 यूनिट की 12 आ गई तो 3 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई, और 2 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई। 2 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई, 3 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई। अब आगे करते हैं। अगर 36 आया है किसी चीज में 6 जोड़ के, तो एस कितनी रही होगी 30। हम लोगों को स्पीड 30 मालूम चल गई, ठीक। यहां तक हम लोग पहुंच गए, स्पीड हम लोगों ने पता लगा लिया कितनी है। अब हम लोग टाइम पे चलते हैं। टाइम भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें दूरी चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो हमें मालूम चल गई कि उनकी 30 kmph की है। अब हमें टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अल्फा अपान बीटा रेशियो आया स्पीड का, क्योंकि डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो अपोजिट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 2/3 हो जाएगा। मतलब अगर पहले 2 यूनिट यहाँ पे लग रहा था टाइम, तो यहाँ पे 3 यूनिट टाइम लगेगा। अब इसकी 1 यूनिट की वैल्यू, 3 में 2 घटाएं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 और 4 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ गई। 1 यूनिट की, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 20, 3 यूनिट की वैल्यू 30। तो जब 20 आया है किसी चीज में घटा के, तो वैल्यू एक्चुअल में कितनी रही होगी 24। 4 घटा के 20 आया है ना, तो एक्चुअल में वैल्यू रही होगी 24। तो टाइम भी हमें मालूम चल गया कि 24 घंटे उसको टाइम लगेंगे। तो अब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड की वैल्यू कितनी है 30, टाइम कितना है अपना 24, 24 तरीका 720, 720 अपना करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन सी। तो इस तरीकों को आपको समझने पे टाइम लगेगा, ऑब्जर्व करना है आपको। अगर एक बार ऐसा तरीका आपके दिमाग में बैठ गया तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले लिया आप, ताकि बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझ पाएं। बट अगर एक बार दिमाग में आपके सेट हो गया कि ऐसे इन क्वेश्चन को करते हैं,
तो आप लोग बहुत इजीली बहुत कम टाइम पे कर लेंगे, वरना अगर आप लोग इस क्वेश्चन पे बेसिक से गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। दो इक्वेशन बनेंगी और उनको सॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और स्क्वायर की इक्वेशन बन जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 पे। पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। तो पहले हम लोग मान लें तीन संख्याएं, मान लिया हमने x, y और z हैं तीन संख्याएं। तो पहली संख्या के 70% मतलब 7x/10 प्लस दूसरी संख्या के 45% मतलब 9y/20 प्लस तीसरी संख्या के 30% मतलब 3z/10 का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। तो 30 का वर्ग 900 होता है और 900 से 1020 अधिक मतलब 1920। ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है, मतलब y बराबर है 2x के। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है, मतलब y माइनस एक्स बराबर 30 का वर्ग 900 है। तो अगर y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 900। अगर x बराबर 900 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 1800। x और y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर दें पहली इक्वेशन पे अपनी, कितनी आएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 6300 बटे 10 प्लस 9 पे 1800 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा 162 अपान पे 20 प्लस 3z/10 बराबर है 1920 के। इसको कैंसिल करते हैं कितना आ जाएगा यहाँ से 810 और यहाँ से जब कैंसिल करें कितना आएगा 630। तो 630 प्लस 810 कितने हो गए 8 से 14 1440। 1440 को हम लोग उधर भगा देंगे राइट हैंड साइड में, तो अपना 3z/10 बराबर कितना आ जाएगा 1920 माइनस 1440। कितनी आ गई वैल्यू 0, 12 में 4 गया 8 और 8 में 4 गया 4, 480 आ गई। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 480 और 10 बगल में चला जाएगा 48 हो जाएगा अपान पे 3, ये आ गई z की वैल्यू। अब आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तीसरी संख्या के 5/7 भाग, मतलब 4800 का 5/7 भाग करना है, कर दिया, इंटू 63% की वैल्यू 63/100 गुणे 40% का मान चाहिए मतलब 2/5 की वैल्यू चाहिए। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ 4800/3 था तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लिख लिया, 3 से भी कैंसिल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 48 गुणे 6 आ गया, 48 गुणे 6 की वैल्यू कितनी होती है 6 48 4 से 6 24 और 4 28 288 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5 का बी। तो ये कोई क्वेश्चन हमने नहीं जनरेट किया, इतना लेंदी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 में पूछा जा चुका। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पुराने क्वेश्चन आज रिलेवेंट नहीं है और ये पुराना क्वेश्चन है और बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन बहुत ईजी आते थे, इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कि कहीं आप कोई गलती ना कर दें क्वेश्चन पे, नहीं जरा सा अगर आपने कैलकुलेशन पे एरर की तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो पुराने क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, एक संख्या का 40% 200 होता है, उसी संख्या का 48% कितना होगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला 40% की वैल्यू 200 है, तो अगर हम इससे 10 का भाग दे दें दोनों पे, इस पे 10 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा 4% की वैल्यू 20 आ गई। हमें चाहिए 48% की वैल्यू, तो इस पे अगर हम लोग 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 48% और 12 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 240। अपना करेक्ट आंसर ही आ गया। तो हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, परसेंटेज से ही हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया। 7 नंबर देखते हैं, एक स्कूल के छात्र की औसत आयु 6 वर्ष है, ठीक है, और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों और छात्रों के पूरे समूह की औसत आयु 7 वर्ष है तो छात्रों की कुल संख्या निकालनी है। तो हम लोग एलिगेशन से इसको लगाते हैं। क्या क्वेश्चन ने बोला एक स्कूल के छात्र की औसत आयु 6 वर्ष है, 6 वर्ष हो गई छात्र की औसत आयु, और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष है और टोटल कितने शिक्षक हैं 12 हैं। यदि सभी शिक्षकों और छात्रों के समूह की औसत आयु 7 वर्ष है,
पूरे समूह की औसत आयु 7 वर्ष है, यहाँ पे हमने लिख लिया 7। रिजल्टेंट यहाँ लिखा होता है क्योंकि एक ये इंडिविजुअल वैल्यू दी है, दूसरी ये इंडिविजुअल है, और तीसरी जो अपनी रिजल्टेंट लिखी जाती है मिडिल पे, वह उन दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है। तो ये आ गया अपना। अब 40 पे जब हम लोग 70 घटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा 33, और 7 में जब 6 घटाएंगे यहाँ पे आएगा 1। तो 1 की वैल्यू है 12, 12 गुना है तो 33 की वैल्यू 12 गुना कर देते हैं, 12 3 36, 3 ऐसे 12 3 36 और 3 39, 396। सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अपने जो सेट करवा रहे हैं इस पे एलिगेशन को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। क्यों? एलिगेशन यूज करने से बहुत लेंदी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स में भी एलिगेशन लगा लेते हैं। तो हम लोग एक अपना वीडियो लेके आएंगे जिसपे हम लोग केवल एलिगेशन डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं और कौन कौन से चैप्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चन पे हम लोग एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो एक अभी हम लोग शॉर्ट वीडियो 2-4 दिन में आप लोगों को अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लेना, और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोगों को एलिगेशन करना यूज करना है कॉन्सेप्ट को एलिगेशन वाले को, और कैसे किस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग लगा सकते हैं एलिगेशन को। तो हम लोग एक वीडियो में आप लोगों को पूरा डेटा आप लोगों को दे देंगे कि कैसे एलिगेशन यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी है। ठीक है, अगर अंकित कीमत हमने उसकी मान ली 400 अगर हमने मान लिया उसका एमपी, तो खरीदी कितने पे है, मतलब सीपी उसका अतुल के लिए सीपी कितना है 3/4 पे खरीदी है, तो मतलब 300 पे खरीदी है। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, और उसे अंकित कीमत से 20% ज्यादा दाम पर बेची। अंकित कीमत अपनी कितनी थी 400, 400 पे प्लस 20% पे बेची है, तो एसपी कितना आ गया 480, 400 का 20% करेंगे 80 आएगा, 400 पे जोड़ेंगे 480 आ गया। तो मुनाफा प्रतिशत क्या है, सीपी अपना 300 है, एसपी अपना 480 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 180 का। कितने से सीपी अपना कितना है 300 इंटू 100, कितनी आ गई वैल्यू 6, 60% आ गई अपनी वैल्यू। 8 का बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 928 का 35.6% क्या है, तो हम लोग 928 करते हैं इंटू 35.6 करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई। 8 6 48 आ गया, 6 दूनी 12 और 4 16 आ गया, 1 और 6 नाम 54 और 1 55 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 40, 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 14 1 हासिल, 5 9 45 1 46 इंटू 13 24 2 हासिल, और 3 दूनी 6 2 8 और 3 9 27। योग करते हैं कितनी वैल्यू आएगी 8 6 4 4 8 5 13 1 हासिल, 8 6 14 5 19 1 20 2 हासिल, और 7 4 11 2 13 1 हासिल, और 2 1 3 33 0 3 3 6 8 आएगी। तो ये अपने कौन से पे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को ऐसे करना रहता है। हालांकि आप लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जाएगा डिजिटल सम के नाम पे, और किस नाम से कि 2 सेकंड पे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग डिजिटल सम को यूज करना सीखिए, बट उस पर डिजिटल सम यूज तभी हो सकता है जब एक्चुअल वैल्यू आंसर पे दी हो। आंसर पे एक्चुअल वैल्यू नहीं दी थी, एक पॉइंट के बाद 36 लिखा है आंसर पे, और आंसर अपना एक्चुअल में कितना है 0.368, तो हम लोग डिजिटल सम इस पे नहीं लगा के आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब जैसे ही आपने आंसर 0.368 लिख दिया, अभी देखना हम लोग डिजिटल सम से इसके आंसर पे पहुंच जाएंगे। कैसे, 9 से यहाँ कैंसिल हुआ, अगर डिजिटल सम इसका निकालें इस पूरी इक्वेशन का, तो 9 से कैंसिल हो गया ये, 8 2 10, यहाँ से आ गया डिजिटल सम 1 इंटू 5 3 8 6 14, यहाँ से डिजिटल सम आ गया 5। तो मतलब जो अपना आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 5 आना चाहिए। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, 3 3 6 3 9, यहाँ से खत्म, 8 6 14, 8 से 14 पे 9 घटाया 5, डिजिटल सम अपना 5 आ गया, अपना सी करेक्ट हो गया। अगर सी यहाँ पे 8 लिखा होता तब। अब अगर ए को चेक करते हैं, 5 3 8 2 10 3 13 2 15, तो यहाँ से डिजिटल सम 6 आएगा। तो हम लोग डिजिटल सम का यूज तभी करते हैं जब एक्चुअल वैल्यू दी हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे डिजिटल सम अपना यूज नहीं होता है। तो हम लोग फर्जी में किसी कॉन्सेप्ट को बगैर पूरी तरह जाने हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग बेसिक पे ही ज़्यादा वर्क करते हैं, और जहाँ लगेगा कि यहाँ पे डिजिटल सम यूज हो सकता है वहाँ आपको बताएंगे, और उसका तरीका भी बताएंगे कि कब यूज करना है। ऐसे नहीं कि हर एक क्वेश्चन पे यूज करते चलाए जाइए। अगर मान लो तुक्के से इस पे आ जाता डिजिटल सम 5,
तो हम लोग इसको टिक करवा देते और बोलते कि अपना डिजिटल सम से 5 आ गया, बट एक्चुअल वैल्यू तो नहीं दी है ना। एक्चुअल वैल्यू अगर दी होती तब हम लोग डिजिटल सम लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। एक व्यक्ति एक वस्तु को 840 रुपए में बेचता है तो वस्तु को 620 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 20% अधिक होती है। ठीक है, देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 840 में बेचता है। जब 840 में बेचता है तो क्या होता है, तो वस्तु को 620 में बेचे जाने वाली हानि से, अगर वह 620 पे बेचे जाने वाली हानि से 20% अधिक लाभ होता है। तो अगर यहाँ पे उसे हानि 5 की हो रही होगी तो यहाँ पे लाभ 6 का हो रहा है, ये इसका मतलब है। तो 6 5 11 यूनिट का है हमारे अकॉर्डिंग, और इस पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे तो 6 5 11 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, योग करके 6 5 11 है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 11 यूनिट का है। और इस पे रुपए पे कितने का है, 0, 4 में 2 गया 2, 8 में 6 गया 2, 220। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। 5 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो जब 5 यूनिट लास्ट में बेच रहे थे तब हम लोग 620 रुपए में बेच रहे थे। तो जब 620 में बेच रहे थे तो 100 रुपए उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग सीपी पे पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि अपना सीपी कुछ है, अब उसमें जब लॉस हुआ है तो एसपी अपना कम हो गया, तो एसपी पे अगर लॉस को जोड़ दें तो अपना सीपी पहुंच जाएंगे। तो 620 अपना एसपी था, 100 रुपए का उसको नुकसान हुआ था, तो सीपी पे हम लोग पहुंच जाएंगे। 620 और 100 720, 720 अपना करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। उसी समय में यह धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर जा सकती है। धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा। चेक करते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर जाना है, धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, ठीक। धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाता है और डाउन स्ट्रीम पे जाता है। फिर क्या है, उसे किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। टोटल टाइम उसे कितना लगा, 6 घंटे का। तो अगर हम लोग डी और यू नीचे ना लिख के अगर यू यहाँ पे लिख लें, डी यहाँ पे लिख लें और टाइम यहाँ लिख लें, तो ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। फिर उसी समय में यह धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, मतलब उसी समय 6 घंटे ही उसको लगेंगे। यह धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 22 जा सकती है। ये अपनी इक्वेशन दी है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लें इनकी अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, तब हम लोग 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर में पहुंच सकते हैं। तब अब अगर इसको हमें निकालना है तो यहाँ पे है, अगर 36 से पहले इनको ऑब्जर्व करिए, इसको और इसको हम लोग इक्वेशन बना के नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का अप्रोच आपको बता रहे हैं। तो अगर इस पे फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में घटाएं तो कितना आएगा, 36 में जब 27 घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी, 9, 9 7 16 होता है। और जब 22 में 33 घटाएंगे वैल्यू आएगी -11 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ गया 0। तो अब अगर इसको हम लोग 36 बनाना चाहें, इस वाले को जो अपना घटा के आया है इसको 36, 9 को 36 बना लें, 11 को 22 बना लें, तब योग कर दें। तो अगर 11 को 22 बनाना हो मतलब 2 का इस पे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से कितना आ गया 18 और यहाँ से आ गया -20, यहाँ से आ गया 0। तो अब इसको और इसको योग करें, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली को और इस वाली का योग करिए, कितना आ गया 8 6 14 और 3 1 4 1 5 54, और इसका योग करेंगे आ गया 0, और जब इसका योग करेंगे आ गई 6। 54 किलोमीटर अपने आ गई अप स्ट्रीम दूरी, और टाइम कितना लगा उसे 6 घंटे। तो अप स्ट्रीम की यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस उसने 54 कवर की है और टाइम उसे कितना लगा है 6 घंटे का। अप स्ट्रीम स्पीड आ गई 9 kmph की, 9 kmph की। अब अगर 9 kmph यहाँ पे इस वाले पे वैल्यू पुट करें तो 27 किलोमीटर चलने पे 9 kmph से कितना टाइम लगेगा, अपान पे 9 कर दिया, 3 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से 3 घंटे इधर माइनस करें, कितना है -3, मतलब 3 घंटे उसे लगेंगे डाउन स्ट्रीम चलने में 33 किलोमीटर। तो 33/3 करेंगे, कितनी वैल्यू आ गई डाउन स्ट्रीम की 11 kmph। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर
तो 36/9 प्लस धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, 44/11 कितनी आ गई वैल्यू? 4 + 4 वैल्यू आ गई 8, 8 आवर आ गया। ए अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। एक निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होने पर ब्याज की दर क्या होगी? तो अगर वार्षिक रूप से अगर कोई संयोजित हो रही है और चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है, तो अगर मान लिया हमारे पास x रुपए पहले थे मूलधन और 10% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? 11/10 कर देते हैं पहले साल के लिए, इंटू 11/10 कर देते हैं दूसरे साल के लिए। मतलब हम लोग करते क्या है? 11/10 का होल स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस पे यूज करेंगे। कैसे? एक निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.5 गुना हो जाती है। मतलब कोई वस्तु अगर 1 यूनिट की रही होगी तो वह हो जा रही है 2.25 की। तो हम लोग दशमलव हटाएं, डबल जीरो बढ़ाया, कितनी हो गई है? 225 से 100, 100 से 225 हो गई है वह। मतलब अब इसका स्क्वायर करते, अगर मूलधन से पूरे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिश्र धन में जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं। तो अगर मिश्र धन से मूलधन पे जाएंगे तो उसकी रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 सालों की बात हुई है। तो इसका अगर रूट ले हम लोग 225/100 का, कितना आएगा? 15/10। और 15/10 का मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1 यूनिट बढ़ा है 2 यूनिट से, इंटू 100 कितनी आ गई वैल्यू? 50%। बी, 12 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और पानी का अनुपात 3:5 है। तो पृथ्वी अगर ये अपनी टोटल है, ये अगर पृथ्वी है तो इसके 2 पार्ट में होता है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अगर पृथ्वी अपनी टोटल 2 यूनिट की है तो 1 यूनिट दक्षिणी गोलार्ध में, 1 यूनिट उत्तरी गोलार्ध में। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग। क्या बोला? पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और पानी का अनुपात 3:5 है। पूरी सतह पर 3:5 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 7:9 है। उत्तरी गोलार्ध पे 7:9 है। अब इसका योग, इन रेशियो का ऊपर वाले का योग करते हैं, आया 16 और नीचे वाले का आया 8। अभी किस रेशियो में है? 2:1 के। और जबकि अगर यहाँ पे 1 यूनिट उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध 1 यूनिट होता है, तो टोटल 2 यूनिट होता है। तो अगर हमारा यहाँ से 2 यूनिट आया है, अगर हम इसको उत्तरी गोलार्ध को 2 यूनिट कर दें, दक्षिणी गोलार्ध को 2 यूनिट कर दें, तो टोटल अपना कितना आएगा? 4 यूनिट। तो अगर यहाँ पे 2 यूनिट है तो हमें इसको 4 यूनिट करना पड़ेगा टोटल को। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितनी आ गई वैल्यू? 12 और 20, 12 और 20 आ गई। तो अब जब 12 पे 7 घटाएंगे कितना आएगा? 5। और जब 20 पे 9 घटाएंगे कितना आएगा? 11। तो 5:11 पे दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात है 13 का बी। या आप लोग एलिगेशन भी लगा सकते हैं। जैसे एलिगेशन भी हम बता दें कैसे लगा सकते हैं आप लोग। जैसे टोटल भूमि और पानी का अनुपात 3:5 है, तो 3/8 लिख देंगे रिजल्टेंट पे। उत्तरी गोलार्ध पे 7:9 है, तो 7/16 यहाँ लिख देंगे। और इनका रेशियो 1 और 1 का, इसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। या तो आप एलिगेशन से कर लीजिए, या तो आप बेसिक रेशियो मेथड से कर लीजिए, जैसा मन हो आप लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं। ए एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है, पूरा कर सकता है। बी इसे 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी इसे 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। पूरे कार्य को करने में आवश्यक दिनों की आवश्यकता क्या है? तो ए ने कितने दिनों में काम पूरा कर रहा था? 30 दिनों में। बी 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आ गया? 180, 180 आ गया एलसीएम। इसकी 6 यूनिट आ गई, ये इसकी बी की 5 यूनिट आ गई और सी की 4 यूनिट आ गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। अभी पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क वाले, कि अगर हम लोग नंबर लाइन बनाए डेज की, तो ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो जो ए है, ए काम खत्म होने के कितने दिन पहले? 5 दिन पहले छोड़ा है। 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है।
यहाँ पे ए काम नहीं कर रहा है। और आगे क्या बोला, बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है। मतलब अगर ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है मतलब वो 3 दिन पहले चला गया होगा। यहाँ पे बी भी नहीं वर्क कर रहा है, 3 दिन पहले गया होगा। तो यहाँ पे 2 दिन का तो काम ए ने किया, बी ने किया होगा ना। 3 दिन बाद, देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है, तो ए 5 दिन पहले चला गया था और बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद छोड़ा है, मतलब 2 दिन तक यहाँ पे काम किया होगा उसने। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए 5 दिन पहले काम को छोड़ कर गया तो ए से पहले काम करवाते हैं, जैसे पिछले टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन पे किया था। तो 6 × 5 30 काम उससे जबरदस्ती करवा ले रहे हैं। फिर बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अगर 2 दिन बाद काम छोड़ दिया मतलब 3 दिन पहले वह काम खत्म होने के चला गया है, तो बी का भी 3 दिन का काम करवा लेते हैं। 5 की एफिशिएंसी है, 3 इंटू मल्टीप्लाई पे कर दिया, 15 उससे भी काम करवा लिया। अब जो अपना है ये टोटल काम, अगर इसका 30 और 15 का योग यहाँ पे कर दें 45, 225, ये जो अपना आ गया। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें तीनों की एफिशिएंसी, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उनको रोक के पूरा काम उनसे करवा लिया है, रोक के तीनों को लगातार काम करवा रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 5 11 4 15, 15 से डिवाइड किया, कितनी वैल्यू आ गई, 15 डेज। सी अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। एक बर्तन में 3 भाग दूध और 1 भाग पानी है। मिश्रण का कितना अंश बाहर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए जिससे अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात उल्टा हो जाए। करते हैं, कैसे करेंगे। एक बर्तन में 3 भाग दूध और 1 भाग पानी है, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:1 है। ठीक, अब मिश्रण का कितना अंश बाहर निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना है, तो पानी डालना है तो अपना मिल्क पे वर्क करते हैं। तो अगर इसको 3x इसको x मान लिया तो टोटल अपना मिल्क अपना टोटल कितना हो गया, 3x। मिल्क अपना टोटल कितना हो गया, 3x, और टोटल अपना मिल्क और वाटर कितना हो गया, 4x। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, उससे कितना अंश बाहर निकाल कर, हमने मान लिया a अंश उससे बाहर निकाला गया, तो जो अपना 4x टोटल था उससे a हमने बाहर निकाल लिया, a यूनिट, ए अंश बाहर निकाल लिया। उसके बाद क्या किया है, पानी डाला जाना चाहिए, तो उतना ही पानी डालना है। तो 4x माइनस ए प्लस ए करेंगे तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन ने बोला है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात उल्टा हो जाता है। तो पहले अगर 3 और 1 के अनुपात में था तो बाद में 1 और 3 के अनुपात में हो जाएगा, ये क्वेश्चन ने बोला है। मतलब मिल्क अपना 1 यूनिट बचेगा, टोटल अपना 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 12x माइनस 3a बराबर 4x के आ गया। तो अपना 8x बराबर कितना आ गया, 3a, 8x बराबर 3a आ गया। तो a बराबर कितना आएगा, क्योंकि मिश्रण का कितना अंश बाहर निकालना चाहिए पूछा, a की वैल्यू पूछी, तो a बराबर कितना आ गया, 8 बटे, a बराबर कितना आ गया, 8/3, 8x/3। a बराबर आ गया 8x/3। अब इतना भाग निकालना है और टोटल कितना है उसके अनुपात में पूछा है ना। निकाला कितना है, 8x/3, तो जो हमने निकाला ये लिख लिया, और टोटल अपना कितना था, 3x और 1x, ये अपना टोटल पहले था, तो 4x से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें मालूम चल जाएगा कितने रेशियो पे निकालना है। 4x इसको काटा 2 आ गया, तो 2/3 भाग हमें निकाल कर पानी से रिप्लेस करना पड़ेगा। 15 का डी करेक्ट हो गया।